अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से। चलो शुरू करते हैं कहानी का अगला हिस्सा, लेकिन फिर से एक और वही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। तो लेट्स स्टार्ट। 15 मिनट बाद फ्रेश होकर बाहर आई तो कमरे में नाइट बल्ब की मलगजी सी रोशनी फैली थी। जगह जगह जलती कैंडल्स बुझा दी गई थी। कन अखियों से बेड की तरफ देखा जहां वो बाजू आंखों पर रखे दराज था। वो अपना उरूसी लिबास तय करके कुर्सी पर रखती, टेबल से जाए नमाज उठाकर कोने में बिछाती, ईशा की नमाज अदा करने लगी। आहट महसूस करके अरसल ने आंखों से बाजू हटाकर देखा तो उसे नमाज पढ़ने में मशगूल पाया। अपने रब की शनाई में मसरूफ उसका मली व परसकून रोशनियां बिखेरता चेहरा वो कितने ही लम्हों तक उसे देखता चला गया। नमाज खत्म करके काफी देर तक दुआ मांग मांग कर जाए नमाज तय करते उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। कमरे में बेड के अलावा बस दो खूबसूरत सी कुर्सियां, एक नाजुक सी शीशे की मेज के दाएं बाएं रखी थी। कोई सोफा वगैरह मौजूद न था। वो धीरे धीरे कदम उठाती बेड के पास आई, नजर उठाकर एक साइड पर लेटे अरसल को देखा जो आंखों पर बाजू रखे सो रहा था। बेड बहुत बड़ा कुशादा सा था। वो आहिस्ता से बेड के दूसरे कोने पर खुद भी दराज हो गई। दरमियान में अभी भी अच्छी खासी जगह मौजूद थी। इस वक्त थकन और नींद इस पर बुरी तरह गालिब थी। एक अच्छी सी पुरसुकून नींद के अलावा कोई सोच दिमाग में नहीं आ रही थी। वो सर झुटकती आंखें मूंद गई। बेड के दूसरे साइड के आबाद होने पर अरसल ने आंखों से जरा सा बाजू खिसका कर देखा। वो बिल्कुल कोने पर उसकी तरफ से करवट मोड़े सुकड़ी सिमटी सी लेटी थी। वो आंखों से बाजू हटाता कमरे की छत को घूरता चला गया। कमरे में फैली गुलाब और मोतियों की भीनी भीनी सांसों पे मुअत्तर करती खुशबू और उससे कुछ ही फासले पर मौजूद एक नर्म व नाजुक से वजूद की उसके कमरे में मौजूदगी उसकी जिंदगी में आज एक बहुत बड़ी तब्दीली रोनमा होने की निशानदही कर रहे थे। आज जो कुछ भी हुआ या उसने मरियम से जो कुछ भी कहा वैसा उसने बिल्कुल भी न सोचा था। जब उसने बात का आगाज किया तो उसे अंदाजा भी न था कि वो इतना तल्ख हो जाएगा। नैना वाले वाक्य के बाद वो ऐसा ही हो गया था। बात बात पर यूं ही गुस्सा करने लगता। इंसानों की जिंदगी में रोनमा होने वाले हादसे इस पर गहरा असर छोड़ते हैं, और वो भी गोश्त पोश्त का बना एक आम इंसान था। उस बदतरीन हादसे ने इस पर भी गहरा असर डाला था। उसके दिल का खून हो चुका था, उसका वजूद फना हो गया था, मगर वो एक टूटे बिखरे वजूद को संभाले हुए था। उसे कभी भी अपनी जात का इश्तिहार लगाना पसंद नहीं था। ये उसकी फितरत का हिस्सा ही नहीं था। फिर चाहे मुकाबिल उसकी बेहद चाहने वाले रिश्ते ही क्यों ना हो। इसीलिए सबके सामने खुद को बहुत जल्दी संभाल गया था। लेकिन सच तो ये था, जब जब उस लड़की का जिक्र होता साथ ही उसके हाथों उठाई जाने वाली जहीनी अजियत और खुद का बेवकूफ बनना याद आ जाता, और फिर उसके पूरे वजूद में लहू लावे के मानिंद दौड़ने लगता। सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो जाती थी। पूरे जिस्म से में शरारे से भर जाते। ऐसे में उसे जो कुछ समझ न आता वो क्या बोल रहा है। यही अब से कुछ देर पहले हुआ था। उसकी तलखी का निशाना बिला वजह मरियम बन गई थी। उसे अफसोस हुआ, एक अजीब सी गिल्ट का एहसास था जिसकी वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। कुछ भी था, तुम्हें उसकी मंगनी का ताना नहीं देना चाहिए था। एक तो वो अपने लफ्जों पे पहले पशेमान था, ऊपर से दिल कमबख्त मुसलसल कुचोके लगा रहा था। तुम्हारे मुंह से इतनी गिरी हुई बात सुनकर कैसे तहैयर ज़दा रह गई थी वो। दिल के शर्म दिलाने पर जहन के पर्दे पर दो खूबसूरत भूरी कार सी हैरत ज़दा आंखें लहरा गई। तो इतना सब हो जाने के बाद भी मैं नैना के इश्क में गोडे गोडे डूबा हुआ होऊंगा। भला कोई तुक है इस बात की? इस अकल से पैदल को भी तो सोचना चाहिए। दिमाग ने फौरन ही दिल को एक ठोस दलील दी। उसने तो अपनी घर में ही अपनी बहन से एक बात की थी। अगर तुमने इत्तेफाकन वो बात सुन ली तो उस पर आज इतना आग बगोला होने की क्या जरूरत थी? दिल ने तो आज उसे जी भरकर शर्मिंदा करने की कसम खाई थी। गोया गलती हो गई, मुझे वाकई इतना हार्श नहीं होना चाहिए था। ये बात आराम से भी की जा सकती थी।
दिमाग ने बालाखिर दिल के आगे हथियार डाल ही दिए। अब अगर अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो माफी मांगकर उसका अजाला कर दो। दिल ने एक नादिर मशवरा पेश किया, जिसे दिमाग ने घड़ी की चौथाई में रद्द किया। माफी? नो वे! ऐसे भी कोई जुल्म के पहाड़ नहीं ढहा दिया मैंने मोहतरमा पे, जो माफिया मांगता फिरूं। दिमाग ने गुस्से से नाक फुलाकर कहा, ज्यादती तो खैर तुमने की है। लड़कियों के क्या क्या जज्बात व एहसासात होते हैं आज की इस खास रात के हवाले से। वो भी तो एक कोमल जज्बात और लतीफ एहसासात रखने वाली नाजुक सी लड़की है, और तुमने क्या सुलूक किया है उसके साथ। दिल की भरपूर वार पर दिमाग बिल्कुल लाजवाब हुआ। होता खामोश सा बैठ गया। उसका एहसास निदावत कुछ और बड़ा। अभी भी यकीनन चुपके चुपके घुट घुट कर रो रही होंगी बेचारी। दिल का ये आखिरी वार कारी साबित हुआ। वो बेचैनी महसूस करता एकदम उठ बैठा और साथ ही मरियम बेसाख्ता उसे हल्की आवाज में पुकारा, लेकिन जवाब नदारद। रोने से आवाज भारी हो रही होगी इसलिए जवाब नहीं दे रही। आखिर उसे तुम्हारे सामने अपनी अना का भरम भी तो कायम रखना है। दिल ने पते की बात बताई तो वो अपनी जगह से खिसकता उसके पास आता, उसके सर के पास झुक गया। मरियम रो रही? धीरे से नरम सी आवाज में कहने लगा, लेकिन ये क्या? वह मंजर देखकर उसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए, बल्कि मुंह हैरत से खुले का खुला ही रह गया। वो तो आंखें मूंदे बेहद सुकून से सो रही थी। उसकी भारी होती हमवार सांसें उसके गहरी नींद में होने का पता दे रही थी। उसे इतने सुकून से सोता देखकर पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर चंद लम्हों बाद उसका गुस्सा उद कर आया। एक झटके से अपनी जगह पर जाकर दराज हुआ। लो देखो, ये कोमल जज्बात, लतीफ एहसासात रखने वाली नाजुक सी लड़की शादी की पहली रात शोहर की जली घटी बातें सुनने के बाद भी क्या खूब पाँव पसार के मजे से सो रही। इतनी देर से खामोश बैठा दिमाग एकदम फार्म में आता खूब दांत पीस कर बोला, उसने तो शुक्र ही किया होगा उसकी जान जो छूटी मुझसे। एक सुलगती हुई नजर उस ख्वाबेदा वजूद पर डाली। उसने तो सिर्फ अम्मी की बिगड़ती हालत देखकर शादी के लिए हाँ की थी। देखा नहीं था शाम को सारा वक्त किस तरह तड़प तड़प कर रो रही थी। दिमाग ने एक और नुक्ता उठाया। दिल तो बिल्कुल दहका बैठा था, इसलिए दिमाग को खूब ही शय मिल रही थी। और फिर बहुत देर तक इसी तरह जलता कुड़ता रहा। एक दो बार गर्दन मोड़कर उसके गाफिल वजूद को घूरा भी, फिर अपनी सोचों पर गलता वो भी नींद की वादी में उतर गया। सुबह 10:15 बजे उसकी आंख खुली। सजा सजाया कमरा देखकर फौरन ही सब याद आया। उसने गर्दन मोड़कर देखा, वो कमरे में कहीं नहीं था। बेड की साइड टेबल से मोबाइल उठाकर मैसेजेस वगैरह चेक करने लगा। थोड़ी देर ही गुजरी थी जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर अलवीना चली आई। सुबह बखैर, अच्छा हुआ तुम भी जाग गए। अब जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, मैं नाश्ता लगवा रही हूँ। वो उजलत में कहकर बाहर चली गई। वो भी बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर निखरा सुतरा सिया शलवार कमीज में मलबूस कमरे से बाहर आया। लाउंज में खूब रौनक सी लगी हुई थी। हफ्सा और ताबिश के साथ मरियम की एक दो कजिन्स भी मौजूद थी। सब खुशगप्पियों में मसरूफ थे। सामने ही वो धानी रंग के खूबसूरत लिबास में हल्का फुल्का मेकअप किए और जेवरात पहने उसके बहनों के नरगे में गिरी बैठी थी। अरसल ने एक गहरी नजर उस पर डाली, जो मुस्कुराकर अबीरा की कोई बात सुन रही थी। अरसल की निगाह उसके सिर्फ लिपस्टिक से सजे खूबसूरत तराश वाले पंखुड़ियों जैसे लबों में एक पल के लिए अटकी। साथ ही उसकी रात वाली हरकत भी याद आ गई। मूड बुरी तरह खराब हुआ। वो जल्दी से सर झटकता आगे बढ़ गया। लाउंज में शोर सा मचा था। सब अपनी अपनी बातों में मसरूफ थे और वो अपनी भारी गंभीर आवाज में सलाम करता ताबिर से गले मिलकर उसके साथ ही सोफे पर बैठ गया। चंद पल के लिए अपनी बातों में मसरूफ लड़कियों ने भी उसकी आमद को नोटिस किया, फिर फौरन ही दोबारा अपनी सरगर्मी में लग गई। शैला साहबा ने फौरन ही उसकी पिशानी चूमकर दुआ दी। असल ने बगौर देखा, आज उनके चेहरे की चमक दमक ही अलग थी। आज बहुत अरसे बाद उन्हें इतना खुश देखा था। वो सामने देखने लगा, जहाँ कुछ फासले पर बैठी वो सब अपनी बातों में मगन थी। ना जाने क्या खुसुर फुसुर कर रही थी, और फिर कुछ कभी जोर से तो कभी धीमा धीमा हंस पड़ती। थोड़ी ही देर में ढेर सारे लवाजमा से बड़ी सी डाइनिंग टेबल सज गई। सब नाश्ते के लिए बैठ गए। हल्की फुल्की बातों के दौरान बेहद खुशगवार माहौल में नाश्ता किया जा रहा था। उसने एक उचट्टी हुई नजर सामने बैठी अपनी बीवी पर डाली, जिसने अब तक एक नजर भी उस पर नहीं डाली थी। उसकी माँ बहनें पूरी तरह उसके चाव चोचले उठाने में मगन थी।
शैला साहबा उसे ठीक से नाश्ता करने की तलकीन कर रही थी तो उसकी दोनों बहनें भी कुछ न कुछ उसकी प्लेट में डाले जा रही थी। खूब नई नवेली दुल्हन प्रोटोकॉल दिया जा रहा था उसे। नाश्ते के बाद वो ताबीज से गुफ्तगू में मसरूफ थी। गैर इरादी नजर बार बार सामने सोफे पे जा रही थी जहां वो अब शैला साहबा के शाने पर सर रखे बाजू उनके गिर्द बांधे बैठी थी। उसकी दोनों बहनें भी खूब ही उसकी वारी सदके जा रही थी। उसे खूब ही तप चढ़ी। उस इस लड़की ने तो एक दिन ही में उसके माँ बहनों पे पूरा पूरा कब्जा जमा लिया था। आज पहली मर्तबा हुआ था उसकी माँ बहनों की तवज्जो उसकी तरफ बिल्कुल ना थी, वरना अरसल के सामने आते ही हल्की फुल्की बातों के दौरान बेहद खुशगवार माहौल से नाश्ता किया जा रहा था। उसने एक वो तीनों बिल्कुल अब अलर्ट हो जाती, फौरन उसके नखरे उठाने लगती थी। लेकिन आज इस लड़की की वजह से थोड़ी देर बाद ताविश, अलवीना और हिफ्सा के साथ साथ दीगर तमाम लोग भी वापस चले गए, क्योंकि आज ही वलीमा था और चंद घंटे बाद मरियम को तैयार होने पार्लर जाना था, इसलिए वो साथ नहीं गई थी। उनके जाने के बाद अरसल भी अपने कमरे से गाड़ी की चाबी, वॉलेट वगैरह लेते चला गया। उसका इरादा शाम को मुनक्किद होने वाले वलीमे के फंक्शन के इंतजामात का जायजा लेने के लिए हॉल जाने का था। वो लाउंज में आया तो शैला साहबा की आवाज कानों में पड़ी, जो बहुत मोहब्बत से मरियम से मुखातिब थी। मरियम बेटा, सुबह से बैठे बैठे थक गई होंगी, जाओ जाके थोड़ी देर आराम कर लो चंदा, फिर शाम को भी वलीमे की तकरीब में घंटों बैठना है। "हम्म, काहे की थकन, सारी रात खूब लंबी तान कर सोई है मोहतरमा।" उसने जोर से गर्दन झटक कर खूब तप कर खुद कलामी की। उसका ये अंदाज मरियम ने भी देखा। उसने क्या कहा ये तो वो सुन नहीं सकी, लेकिन वो किसी बात पर खफा नजर आ रहा है ये समझ गई। खैर, ये मौसूफ तो हर वक्त किसी न किसी बात पर बरहम ही रहते हैं। वो दिल में सोचते हुए शैला साहबा की तरफ मुतवज्जा हो गई। अरसल भी उन्हें मुतला करता बाहर चला गया। शाम में तैयार होकर वो सबके साथ पार्लर से सीधी हॉल पहुंच गई थी। गोल्डन कलर की भारी कामदार मैक्सी में मलबूस, भारी जेवरात पहने, फुल मेकअप किए, वो नजर लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। अरसल भी ब्लैक डिनर सूट में अपनी वजीह और शानदार पर्सनालिटी से माहौल पर छाया हुआ था। सभी उनकी खूब तारीफें कर रहे थे, उनकी जोड़ी को सराह रहे थे। वो हुमेरा साहबा के साथ नजरें झुकाए स्टेज पर बैठी थी, जबकि अरसल अपने सब अहबाब से मिलता फिर रहा था। हुमेरा साहबा के दिल में ठंडक सी उतरी थी। बिलाशुबा खुदा ने उनकी बेटी को बेहतरीन से नवाजा था। माशा अल्लाह, अल्लाह ने अरसल के रूप में शहजादा भेजा है मेरी शहजादी के लिए। बहुत प्यारा बच्चा है बेटा, हम हमेशा इसकी कदर करना। उन्होंने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम कर मोहब्बत से पेशानी चूमते हुए कहा। उनकी आंखों में हल्की सी नमी छा रही थी। बेशक अपना जिगर गोशा पाल पोस कर किसी और के हवाले करना आसान नहीं होता, लेकिन उनका दिल मुतमईन था। उनकी बेटी को अरसल की सूरत में एक सुलझा हुआ समझदार शरीके हयात मिला था। प्यारा बच्चा, जब बोलता है तो मुंह से कैसे मशीन गन की तरह टर फायर करता है। ये तो मैं ही जानती हूँ, जल्लाद और हिटलर को भी पीछे छोड़ देता है आपका प्यारा बच्चा। उसने बेहद जल कर दिल में सोचा। जब जब रात को किए उसके तल्ख जुमले याद आए, दिल कटकर रह जाता। वो अपनी सोचों में गुम थी। खबर ही ना हुई हुमेरा साहबा कब पास से उठकर गई और कब वो उसके पास आकर बैठा। उसकी मखसूस कोलोन की खुशबू सांसों में घुटती महसूस करके मरियम होश में आई और सीधी होकर कुछ और सिमट कर बैठ गई। फोटोग्राफर की हिदायत के मुताबिक तस्वीरें खिंचवाते हुए अरसल ने एक नजर उस पर डाली जो सर झुकाए ला ताल्लुकी से बैठी हुई थी। न जाने किस बात की अकड़े से उसने सुलग कर सोचा, लब भीज गया। वलीमे के बाद जल्द ही जिंदगी मामूल पर आ गई। अरसल ने अगले दिन से ही ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। शैला साहबा ने खूब शोर मचाया, मरियम को कहीं बाहर शुमाली इलाका इजाजत ले जाने का कहा, लेकिन वो ऑफिस में काम ज्यादा होने का बहाना बनाकर टाल गया। मरियम ने भी शैला साहबा के लाख मना करने के बावजूद 2 दिन बाद ही किचन संभाल लिया। घर के कामों के साथ साथ अरसल के सारे जाती काम भी वो खुद ही करने लगी। कोई लंबा चौड़ा खानदान तो था नहीं जो दावतों का तवील सिलसिला चलता। यूं हफ्ता भर में एक दो दावतें निपटाकर जिंदगी को बिल्कुल ही रूटीन पर आ गई। अरसल सुबह से शाम तक ऑफिस में मसरूफ रहता तो मरियम घर के कामों में,
दोनों के माबेन वही अव्वल रोज वाली बेगानगी और लाताल्की छाई थी। इस पहली रात के बाद उनके दरमियान कोई गुफ्तगू न हुई थी। कमरे से बाहर सबके सामने दोनों फिर भी एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते थे, लेकिन कमरे में आकर तो बिल्कुल भी अजनबी बन जाते थे। डस्टिंग करते उसका ध्यान बेड साइड टेबल पे धरे फोटो फ्रेम पर गया, जिसमें उसकी और अरसल की वलीमे वाले दिन की तस्वीर लगी थी, जो अबीरा ने कल ही वहां सजाई थी, जिसमें गोल्डन कलर के भारी लिबास में वो खुद मौजूद थी, जबकि अरसल ने ब्लैक कलर का थ्री पीस सूट ज़ेबतन कर रखा था। तस्वीर हाथ में उठाते वो कितनी ही देर तक अरसल को देखती चली गई, जहां वो चेहरे पे अजहद संजीदा तासरात लिए बैठा था। वो बेहद हसीन था, कोई भी उस पर मर मिट जाता, मगर वो उसका नसीब बना था। इसे बेइख्तियार नैना के साथ उसके निकाह के दिन का मंजर याद आया। जब बात वो बेबात कह लगा रहा था, मुस्कुराहट उसके लबों से चिपकी हुई थी, खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी, जैसे जाहिर है वो उसकी मनचाही बीवी थी, जबकि मैं अनचाही बीवी हूँ। उसके साथ उन्होंने दिल का रिश्ता जोड़ा था, मेरी तरह जबरदस्ती या मजबूरी की डोर नहीं बांधी थी। उसने अफसरदगी से सोचते आग का किनारा साफ किया और तस्वीर वापस रखकर कमरे से बाहर निकल गई। वो भी एक मामूल का दिन था। असल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, जबकि वो साथ साथ कमरे का फैलावा समेट रही थी। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े गले में टाई बांधते अरसल ने आईने में नजर आते उसके अक्स को देखा, जो ऑरेंज और फिरोजी कॉन्ट्रास्ट के सादा से प्रिंटेड सूट में मलबूस थी। लंबे बालों का ढीला सा जूड़ा बांधे था, चेहरे किसी भी तरह के श्रृंगार से पाक था, ना ही हाथों कानों वगैरह में कोई जेवर नजर आ रहा था। वो कहीं से भी हफ्ते भर की पहले की बियाई हुई नहीं लग रही थी। उसके अंदर नागवारी की एक भरपूर लहर उठी। फितरतन वो बहुत शौक मिजाज था, हर वक्त अपनी बीवी को पहने ओढ़े तैयार देखना चाहता था। वो चाहता था जब वो ऑफिस से घर वापस आए तो उसकी बीवी बनी सवरी तैयार हुई उसका इस्तकबाल करे। उसे किसी भी ऐसी औरतें पसंद नहीं थी जो हर वक्त चूल्हे में घुसी रहती या किचन में खपती रहे। बल्कि उससे इस बारे में उसका नजरिया ये था कि बीवी भी इंसान है, इसे घर के कामों के साथ साथ अपने ऊपर भी भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। अब शादी के बाद वो मरियम को इसी तरह अपने लिए सजा सवरा देखना चाहता था। उसने देखा था एक दो बार शैला साहबा ने भी इस मामले में मरियम को प्यार भरी डांट पिलाई थी, लेकिन मजाल है उनकी हर बात पर आमना सदकन आमदन सदकन कहने वाली ने इस मामले में उनकी जरा सी भी सुनी हो। वो उन्हीं सोचों में गुम था जब वो कमरे की हालत दुरुस्त करती बाहर निकलने लगी। मरियम! वो अचानक अपनी गंभीर दिलकश आवाज में उसे पुकार बैठा, जो अपने ध्यान में गुम थी। उसकी पुकार पर चौंक कर रुकी और सवाले नजरों से उसे देखने लगी। ये लो, ये रख लो। वो चलता हुआ बेड साइड टेबल पर आया और अपना वॉल्ट उठाकर उसमें से 5,000 से कुछ नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। कैसे पैसे है ये? उसने हाथ बढ़ाए बगैर आईब्रोज उचकाकर सवाल किया। ये तुम्हारा जेब खर्च, तुम्हें कोई जरूरत हो, कुछ खरीदना हो तो ले लेना, उसने वजाहत की। मुझे नहीं चाहिए, शुक्रिया, वो रुखाई से कहती बाहर निकलने लगी। रुको, कहाँ जा रही हो? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, वो तेज लहजे में बोला तो वो लब भींच कर रह गई। गहरी सांस खारिज करके अपना रुख उसकी तरफ किया, जो आंखों से नागवारी लिए खड़ा था। पकड़ो ये। एक कदम उसके पास आकर पैसे बढ़ाता हुआ दुरुस्तगी से बोला, मेरे पास पैसे हैं, ताबिश भाई ने अभी 2 दिन पहले ही मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाए हैं, आप ये अबीरा को दे दे। उसने शादी के बाद पहली दफा अरसल से इतना लंबा जुमला बोला था। उसकी बात सुनकर अरसल का गुस्सा कुछ और बड़ा, चेहरे पे सख्ती छा गई। तुम्हारे पास पैसे है या नहीं, ये मेरा फर्ज है। बीवी हो तुम मेरी, मेरी जिम्मेदारी हो, और अबीरा को मैं पहले ही उसकी जेब खर्च के पैसे फर्ज, जिम्मेदारी आगे जैसे सारे फर्ज बहुत खूबी से निभाते मौसूफ, जो पैसे देकर मेरे सर पर एहसान जताना चाह रहे। उसने तल्खी से सोचा और एकदम उसकी बात कतई करते हुए बोल पड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। हल्का सा झुंझुलाकर कतन से बोली और बाहर जाने के लिए एक कदम उठाया था, जब उसकी फिजूल बहस से तंग आकर वो शदीद तैश में आता एक उसकी नाजुक कलाई थाम कर अपनी तरफ खींच गई।
وہ اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، اس لیے ایک جھٹکے سے نہ صرف اس کی مضبوط چوڑے سینے کا حصہ بنی بلکہ اس کے ٹکرانے سے اسد جو ڈھیلا سا کھڑا تھا اپنا توازن برقرار نہ رکھ پایا اور اس سمے پیچھے بیٹ پر جا گرا، اور اس افتتاح پر وہ دونوں ہی سٹپٹا کر رہ گئے۔ سمجھ ہی نہیں آیا وہ کہ کیا ہوا، خاص کر مریم۔ اس نے اب من بھاری ہوتی پلکیں ذرا سی اٹھا کر اس کی پوزیشن دیکھی تو شرم سے کٹنے والی ہو گئی۔ وہ مزے سے اس کے چوڑے چکلے سینے پہ پڑی تھی، گرنے سے دوپٹہ بھی جانے کہاں جا کر گرا تھا۔ ارسل کی نظریں اپنے سراپے پہ اور اس کے پر حدت مضبوط ہاتھ اپنی پشت پر محسوس کر کے اس کا چہرہ پل میں سرخی مائل ہوا تھا، جبکہ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ دھڑکنوں کی آواز ارسل کو بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ وہ خود کو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں محسوس کرتی زور سے آنکھیں بند کر گئی۔ یہ سب کچھ اتنی اچانک ہوا کہ ارسل بھی کچھ سمجھ نہ پایا۔ وہ بے خود ہوا اپنی باہوں میں سمٹے اسے لطیف وجود کو نرم نازک پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ کاش سی بھوری آنکھیں شرم و حیا سے لرز کر جھک چکی تھی، رخسار دہک کر سرخی ہو چکا تھا، براؤن دراز گھنے بالوں کا جوڑا کھل جانے سے وہ مشکبول زلفیں کچھ ارسل پر اور کچھ بیٹ پر بکھری ہوئی تھی۔ وہ اس کے وجود سے اٹھنے والی دل فریب مہک کے حصار میں مقید ہوا، اس کے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے نازک گلابی لبوں پہ نظریں جمائے خاموش پڑا تھا، جب مریم ہی ہوش و حواس پہ آئی اور خود اپنے ٹھنڈے پڑتے نازک مومی ہاتھ اس کے مضبوط توانا سینے پہ ٹکا کر اٹھنا چاہا، اور اس کی کوشش سے ارسل بھی حال میں لوٹا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی یہ حرکت کچھ خاص پسند نہ آئی۔ جبھی اس کی کمر پر اپنے ہاتھوں کی گرفت کچھ اور مضبوط کر گیا۔ تم ابھی کہیں نہیں جا سکتی، اس نے کہا، اپنی پشت پر اس کے ہاتھوں کا دباؤ محسوس کر کے، اور اس کی بات سن کر اس نے نظریں اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، اور جب تک میری بات مکمل نہیں ہو جاتی تم کہیں نہیں جاؤں گی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ مگر مجھے اٹھنے تو دے، شرم سے لرزتے لہجے میں اس نے کہا، اور ساتھ ہی اپنے جسم کی پوری طاقت لگا کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا۔ جب وہ ایک دم کروٹ لیتا اسے اپنے نیچے کر گیا۔ مریم تو پوری طرح گھبرا گئی، سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ بری طرح جھیپ کر نظریں جھکا گئی، کچھ کہنا چاہا لیکن ہونٹ لرز کے رہ گئے، آواز تو جیسے حلق میں ہی کہیں اٹک گئی تھی، جبکہ ارسل تو اس کے چہرے پہ چھائے شرم و حیا کے رنگوں کو مبہوت ہو کر دیکھ رہا تھا۔ ایک نینا تھی جو اس کی طرف ہمیشہ خود بڑے دھڑلے و بے باکی سے پیش قدمی کرتی تھی، اور ایک یہ لڑکی تھی جو اس کی ذرا سی قربت سے بے حال ہو رہی تھی۔ وہ نادانستگی میں سوچتا چلا گیا، جب اس کی حواسوں پہ چھاتی قربت سے وہ کسمسائی تو وہ بھی سر جھٹک کر کہنے لگا، آج کے بعد تم کبھی بھی تابش بھائی سے پیسے نہیں لو گی، بلکہ جو لیے ہیں وہ بھی فوراً انہیں واپس کرو۔ اس کے سنگرفی لبوں پر نظر جمائے بولا، وہ تو اپنے اتنے قریب اسے محسوس کر کے گنگ ہوئی پڑی تھی، ہوں تک نہ کر سکی، جبکہ وہ مزید کہہ رہا تھا، تم میری بیوی ہو، میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ تمہاری ساری ضرورت خود پوری کر سکوں، انڈرسٹینڈ؟ انگلی اٹھا کر پوچھا تو محض سر ہلا کر پائی۔ گڈ گرل۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کی سنہرے گال سہلایا، اس کا پرحدت لمس محسوس کر کے اس کے پورے جسم میں بھرری دوڑ گئی۔ اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں زور سے میچی تھی، اس کی حالت دیکھ کر ارسل کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اس پر سے دور ہوتا بیٹھ سے اٹھ کھڑا ہوا، سیدھا کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ اس کے آگے بڑھایا۔ مریم نے ایک نظر اپنی نظروں کے سامنے پھیلی اس کی مضبوط ہتھیلی کو دیکھا، اور اپنے دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام کر ایک جھٹکے سے بیٹھ سے اٹھ گئی، اور اگلے ہی لمحے زمین پر گہرا اپنا دوپٹہ اٹھاتی کمرے سے بھاگ گئی۔ اس کی پھرتیوں پر وہ نفی میں سر ہلاتا، بالوں میں ہاتھ پھیرتا، آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا، بالوں پہ برش پھیرتے، بڑی خوبصورت مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے چپکی ہوئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اب وہ اس کے سامنے کم از کم اس وقت تو ہرگز نہیں آئے گی۔ آج الوینا تابش نے بحیثیت بہن اور بہنوئی کے ان سب کو کھانے پر مدعو کیا تھا۔ ارسل جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبوری تھی، سو ان تون کرہن تیار ہو گیا۔
वो तैयार होकर लाउंज में चला आया और टीवी ऑन करता पीएसएल के सिलसिले में नश्र होने वाला मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का मैच देखने लगा। खातिन अभी अपनी तैयारी में मसरूफ थी। मरियम शैला साहबा के कपड़े वगैरह सब पहले ही तैयार कर चुकी थी। अबीरा को तैयार होने में मदद देने के बाद अभी 10-15 मिनट पहले ही अपने कमरे में गई थी। अरे वाह! मेरी अम्मी पे तो ये रंग खूब जच रहा है। वो पूरी तरह मैच में मगन था जब शैला साहबा को नफीस सी पिस्ती रंग की सूट और ऑफ वाइट कलर की शॉल में पूरी तरह तैयार बाहर आता देखकर बोला, बहुत अच्छी लग रही है अम्मी, बहुत फ्रेश, माशाअल्लाह। वो मुस्कुराती हुई उसके हाथ साथ आकर बैठी तो उनके शानों पर बाजू फैलाकर बोला, ये सब मेरी बहू का कमाल है बेटा, अल्लाह इसे खूब रखे। उन्होंने कहा तो लहजे में मरियम के लिए मोहब्बत ही इशारा अपने कपड़े वगैरह की तरफ था। बस आपको तो उसकी तारीफ करने का मौका चाहिए होता है। वो मुंह बनाकर बोला, वो है ही इस काबिल कि उसकी तारीफ की जाए। उन्होंने उसे चपत लगाई। चले मैं वॉलेट गाड़ी की चाबी वगैरह ले आऊं फिर निकलते हैं। वो सोफे से उठता हुआ बोला। बेडरूम में आया तो साइड टेबल से अपनी चीज उठाते गैर इरादी तौर पर नजर उस पर गई जो गोल्डन और ऑरेंज कॉम्बिनेशन के भारी कामदार लिबास में मलबूस पूरी तरह तैयार ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। कढ़ाई वाली बड़ी सी मैरून चादर अपने मखसूस अंदाज में सर और जिस्म के गिर्द अच्छी तरह लपेटी हुई थी। चेहरे और आंखों पर हल्का हल्का सा मेकअप किए मैरून लिपस्टिक लगाए नई नवेली दुल्हन लगने के साथ साथ बहुत प्यारी भी लग रही थी। उसी लम्हे कमरे में उसकी मौजूदगी महसूस करके मरियम ने भी मिरर में नजर आते उसके अक्स को देखा। सुरमई रंग का शलवार कमीज, उसके ऊंचे लंबे कद, मजबूत जसामत और सुर्ख और सफेद रंगत पर खूब जच रहा था। वो उसे अपनी तरफ मतवज्जा देखकर निगाहें मोड़कर जल्दी जल्दी जेवर पहनने लगी। अरसल आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके पास चलाया जो काफी कलाई में सोने की चूड़ियां चढ़ाने के बाद अब नाजुक मखरोती उंगलियों में अंगूठियां सजा रही थी। उसके अंदाज में उजलत नुमाया थी। वो कुछ पल उसके नर्म नाजुक हाथों को देखता रहा जिन पर हल्के हल्के मेहंदी के नक्श निगार अभी भी मौजूद थे। ज्वेलरी बॉक्स बंद करके पास रखी गोल्डन सैंडल पैरों में फंसाए मरियम ने नजर उठाकर अपने करीब खड़े अरसल को देखा। ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। अरसल की नजरों का अर्तकास महसूस करके उसी तरह अंदाज हो रहा था इस बारे में बात करेगा। तभी वो गोया हुआ, तुम्हारी चादर पर। मरियम की पेशानी पर नागवारी से शिकने नमूदार हुई। वो फौरन ही उसकी बात कथा करती कदर तेज लहजे में बोली, मैं हरगिज भी अपनी चादर नहीं उतारूंगी। अगर आपको इसी तरह मुझे साथ ले जाते हुए शर्म आ रही है तो मैं नहीं जाती, लेकिन मैं नैना की तरह खुलेआम बेपर्दा नहीं घूम सकती। मुझे नैना बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं नैना नहीं हूँ। वो उंगली उठाकर वार्निंग देने वाले अंदाज में गुस्से से बोलती चली गई। उसके एकदम फट पड़ने पर अरसल होंक हुआ, मुंह खोले उसे देखता रह गया। गुस्से की एक तेज लहर उसके पूरे वजूद में उठी थी, जिस्म की सारी रगें तन गई। भाई भाई आ जाए, हम तैयार है। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक देकर अमीरा ने आवाज लगाई। अरसल ने हल्की गर्दन मोड़कर दरवाजे की सिम से देखा और फिर उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। तुम्हारी चादर पे ये टैग लगा है। एकदम हाथ बढ़ाकर मरियम की चादर पर सर के ऊपर कान के पास लगे प्राइस टैग को हाथ में दबोच कर इंतहाई गुस्से से लेकिन धीमी आवाज में गुर्राया और अपनी तेज से सुर्ख होती आंख एक कहर भरी नजर उस पर डालते लंबे लंबे टीक बरथा जोरदार आवाज में दरवाजा बंद करके कमरे से बाहर निकल गया। धाड़ से दरवाजा बंद होने की आवाज पर एकदम एकदम दकबक खड़ी मरियम होश में आई और जबान दांतों तले दबाती सीने पे हाथ रखकर बेसाख्ता बेड पर टिक गई। वो यकीनन सख्त गुस्से में आ चुका था, जिसका अंदाजा उसकी एकदम सुर्ख होती आंखों और दरवाजा मारने के अंदाजे से बखूबी हो गया था। क्या जरूरत थी इतनी ज्यादा बकवास करने की। उसने खुद को सर्जिश करते हुए टैग नोच कर फेंका और पर्स उठाती कमरे की लाइट्स ऑफ करके जल्दी से बाहर निकल गई। अबीरा के साथ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी मरियम ने एक चोर नजर खामोशी से ड्राइव करते अरसल पर डाली। उसकी सख्ती से भींचे जबड़े और स्टीयरिंग व्हील को थामे मजबूत हाथों की उभरी हुई सब्ज रगें उसके शदीद तैश में होने का पता दे रही थी। वो दिल ही दिल में अपनी जल्दबाजी पर खुद को मलामत करते नजरें झुकाकर लब कुचलने लगी।
हुमैरा साहबा के घर हस्ब रिवायत उन सबका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। अरसल भी साथ के साथ हल्की फुल्की बातचीत कर रहा था, लेकिन वो चाह कर भी अपना मूड ठीक नहीं कर पा रहा था। जब जब इस लड़की के जहन में डूबे जुमले कानों में गूंजते, उसके अंदर नए सिरे से इश्तियाल की एक लहर बर्पा हो जाती थी। थोड़ी देर बाद ही अनवा अकसाम के खानों से मेज सजा दी गई। मरियम बेटा, अरसल को कुछ दो, देखो उसकी प्लेट बिल्कुल खाली है। अरसल के साथ वाली कुर्सी पर बैठी मरियम अपनी प्लेट में जरा सा चिकन का पीस सैलेड डाले बैठी थी। जब ताबिश ने उसे मुखातिब किया, वो फौरन ही अलर्ट हुई। इतने दिनों में उसे अंदाजा हो गया था कि वो दीगर चीजों के मुकाबले में चावल ज्यादा शौक से खाता है। इसने इसलिए फौरन ही सामने रखी चिकन बिरयानी की डिश उठाकर उसके प्लेट में डालने लगी। जब वो हाथ उठाकर रोक गया, रहने दो, सख्त से अंदाज में कहता नरगिसी कोफ्ते अपने प्लेट में डालने लगा। मरियम इसके अंदाज में बरहमी महसूस करके खफीफ सी हो गई। कोफ्ते बहुत मजेदार बने हैं खाला। थोड़ी देर बाद अपनी मुस्तकिल खामोशी का एहसास करके करके अरसल बोल पड़ा। इस लड़की पर जितना मर्जी गुस्सा था, लेकिन बहरहाल ये उसकी बहन का ससुराल भी था और ये लोग हद से ज्यादा पुरखलूस मोहब्बत करने वाले थे। वो उसकी वजह से इन सब के जुलूस को नहीं ठुकरा सकता था। यही सोचकर कुछ देर बाद उसने अपने चेहरे के जाविये बमुश्किल दुरुस्त किए थे। मेरी बहू ने बनाए बेटा, माशाअल्लाह, बहुत जायका है अलवीना के हाथ में। हुमैरा साहबा के लहजे में बहू के लिए अजहद प्यार था। ताबिश ने भी बीवी को मोहब्बत पाश नजरों से देखा। मैं तो खुशकिस्मत हूँ शैला, जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली। उन्होंने मजीद कहा तो शैला साहबा को अपनी तरबियत पर फख्र महसूस हुआ। अल्लाह का करम है हुमैरा, तुम्हारी तरह इस मामले में मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरी बहू भी इस किसी लिहाज से तुम्हारी बहू से कम नहीं है। उन्होंने शरारत से कहा तो सभी कहा लगाकर हंस पड़े। वाकई अम्मी की बहू किसी भी लिहाज से कम नहीं है, बल्कि जबान चलाने में तो सबसे ज्यादा ही है। वो मरियम की जानिब जरा सा झुक कर दांत पीसते हुए बोला। मरियम ने एकदम सर उठाकर सबकी तरफ देखा। उनकी जानिब किसी का ध्यान नहीं था। सब हंसने में और अपनी बातों में मसरूफ थे। मरियम शर्मिंदा होकर एक मर्तबा फिर सर झुका गई। वो वॉशरूम से फ्रेश होकर आई तो अरसल नाइट सूट में मलबूस ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बालों में हेयर ब्रश फेर रहा था। उसने बिला वजह तकिए उलट पुलट करते कनखियों से उसकी तरफ देखा। अभी भी उसकी पेशानी पर लकीरें बनी हुई थी। वो कुछ देर तक नजरें झुकाकर उंगलियां मरोड़ती रही। कुछ सोचकर छोटे छोटे कदम उठाकर उसके बराबर जा खड़ी हुई। मुझे आपसे कुछ कहना है, आहिस्ता सी आवाज में बमुश्किल अपना मुद्दा बयान किया तो उसने हाथ रोक कर गर्दन घुमाकर उसे देखा। इतनी बातें सुना तो चुकी, अभी भी कोई हसरत बाकी है जो मजीद कुछ कहना है? इस्तजाइया हंसी हंसता तंजिया अंदाज में बोला। वो लब कुचल कर रहेगी। देखे, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा मतलब ये है कि जो भी मैं मुझे कुछ नहीं सुनना। वो कतरत से इनकार करता बेड की तरफ चला गया। उसका दो टुक अंदाज देखकर उसे समझ न आया क्या करे। बेशक गलती उसकी थी, लेकिन वो अपनी गलती की माफी मांगना चाह रही थी, तो वो कुछ सुनने पर आमादा ही ना था। तुम्हें सारी रात वहां खड़ा रहना है तो बेशक खड़ी रहो, लेकिन लाइट बंद कर दो। वो अपनी सोचों में गुम खड़ी थी जब वो चिल्ला कर बोला। वो एकदम गड़बड़ा कर सीधी हुई और जल्दी से लाइट बंद करती खुद भी बेड पर आके ले अपनी जगह पर दराज होती उसकी तरफ से करवट मोड़ गई। किस कदर अकड़ है इस लड़की में। इसने जरा सी भी इखलाकी जुरात नहीं कि अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर माजरत कर ले। अरसल ने उसकी पुश्त को घुर कर सोचा, लेकिन वो शर्मिंदा तो है, उसके चेहरे से साफ जाहिर है। दिल ने गवाही दी। जब माजरत ही नहीं की तो ऐसी शर्मिंदगी का क्या फायदा। दिमाग ने दिल को फौरन ही मजबूत दलील दी। क्या पता वो अभी माजरत ही करना चाह रही हो। तुमने कौन सा उसकी बात सुनी। दिल तो मुस्तकिल उसका मुकदमा लड़ने एक के बाद एक मजबूत दलाइल दे रहा था। तो वो दोबारा बात करने की कोशिश कर लेती। अगर अपनी गलती पर दिल से शर्मिंदा होती तो यकीनन ऐसा ही करती। दिमाग ने फौरन ही दिल की लगामें कस कर उसे काबू में किया। अभी वो दिल और दिमाग की इस तकरार में उलझा ही था जब वो जो काफी देर से बेचैनी से करवटें बदल रही थी, साइड लैंप जलाती उठ बैठी।
सुने, सो गए क्या? बेहद झिझकते हुए उसका आंखों पर रखा बाजू जरा सा हिलाकर धीमी सी आवाज में मुखातिब हुई। क्या है? अरसल को उसके उठकर बैठने से ही अंदाजा हो गया था वो क्या बात करेंगी, लेकिन फिर भी अकड़ दिखानी जरूरी समझी। रूखे से लहजे और कड़कदार आवाज में उसी पोजीशन में लेटे लेटे हल्का सा बाजू आंखों से हटाकर पूछा, हाथों से बाल समेटती कंफ्यूज सी बैठी थी। मैंने शाम को बहुत फजूल बात की थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी, बहुत आहिस्ता आवाज में बोली। उसे अपने गलती पर शर्मिंदा देखकर असल को खुशी तो हुई, मगर अभी भी तरबियत सैर नहीं हुई थी। काफी रात हो गई है, खुद भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो। मजीद नखरा दिखाया। बाजो हनोज आंखों पर वैसे ही धरा था। मैंने बिला वजह आपसे बदतमीजी की थी, और जब भी तक मुझे माफ नहीं करेंगे मुझे नींद नहीं आएगी। प्लीज मुझे माफ कर दे। वो जल्दी से उसका बाजू कहनी से थाम कर लजाजत से बोली। अरसल तो चंद लम्हों के लिए हैरान सा उसे देखता रह गया। क्या थी वो लड़की? आजकल के खोट ज़्यादा जमाने में इतनी खालिस, इतनी मासूम कि किसी के साथ ज्यादती करके रात को सो नहीं सकती थी। ओह, आई एम सॉरी। वो जो नावाब दानस्तगी में इतने दिनों में पहली मर्तबा बेतकल्लुफी से उसे उसका बाजू थाम गई थी, उसकी खुद पर जमी नजरों का कुछ और मतलब निकाल लगा अखज़ करते ही अपनी हरकत पर शर्मिंदा होकर जल्दी से उसका बाजू छोड़कर बोली। अरसल भी अपनी सोचों से बाहर आया। आइंदा भी खुद कभी भी खुद से मफरूज़े कायम न करना। अपनी सोच के बरक्स अभी भी उंगली उठाकर मुतनबा करता हुआ बोला, फौरन ही करवट मोड़ गया। वो हैरत से उसकी अकड़ देखकर रह गई और लब भींच कर लैंप बुझाती खुद भी उसके जानिब से करवट बदल कर लेट गई। इस खालिस दिल के मालिक बेहद खास लड़की के साथ जिंदगी यकीनन बहुत पुरसुकून और सहल गुजरने वाली थी। 2 मिनट बाद अरसल ने जरा सा रुख मोड़कर उसकी पुश्त को देखते हुए सोचा, तमानत से आंखें मूंद ली। अरसल खुशी खुशी बड़े से मिठाई के डब्बे के साथ घर में दाखिल हुआ। वो काफी अरसे से प्रमोशन की कोशिश कर रहा था, मगर कोई चांस ही नहीं बन रहा था। लेकिन आज खुदा ने उसकी सारी दुआएं सुन ली, जब अचानक उसे ना सिर्फ प्रमोशन हो जाने बल्कि चंद दिनों में कंपनी की तरफ से 0 मीटर गाड़ी मिलने की भी नवीद मिली। शैला साबा, अवेरा, मरियम सभी उसकी जुबानी ये खुशी की खबर सुनकर बहुत खुश हुए। वो सब खुशी खुशी मिठाई खा रहे थे जब शैला साबा मरियम का मुंह मीठा कराते बोली, ये सब मेरी बच्ची की बदौलत है। उसके कदम बाबरकत साबित हुए। अभी 15-20 दिन हुए हैं और इसे तुम्हारी जिंदगी में आया, और देखो तुम्हारी प्रमोशन भी हो गई। उन्होंने मरियम को खुद से लिपटाकर उसका चुमाता मुंह चूमते हुए कहा, तो वो जल भुन गया। अरे वाह, आपको तो अपनी बहू की तारीफ करने का मौका चाहिए। ये सब मेरी अनथक मेहनत का सिला है। वो नाक फुलाकर बोला। मरियम तो उसका बच्चों जैसा अंदाज देखकर रह गई। तो शादी से पहले क्यों ना मिला ये अनथक मेहनत का सिला? उन्होंने उसे चिढ़ाने के लिए मुस्कुराते हुए सवाल उठाया। अच्छा चले, आपकी लॉजिक को मान लेते, अगर खुदा ना खास्ता कल को मेरी जॉब खत्म हो जाती है तो वो भी फिर आपकी बच्ची की वजह से ही होगा। उसने आंखें नचाते बच्ची पर जोर देते कहा, जबकि इसकी फिजूल बात सुनकर इन तीनों का मुंह खुले का खुला रह गया। खैर के कलमे मुंह से निकालो बच्चे। उन्होंने उसे चपत लगाई। बताइए ना, फिर उस सूरत में भी यही जिम्मेदार होंगी। वो लबों पर महजूज कुन मुस्कुराहट लिए मुस्कुराती आंखों से पूछने लगा, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हुआ तो सरासर तुम्हारी नाकिस कारकर्दगी की वजह से होगा। इसमें मेरी बच्ची का भला क्या अमल दखल? उन्होंने उसे आंख दिखाते हुए कहा और मरियम को एक बार फिर खुद से लिपटाया, जबकि अरसल तो उनके इस दोहरे मियार पर उन्हें हैरत से देख कर रह गया। उसके चेहरे की हुस्न के तासुरात देखकर मरियम को हंसी आ गई, जिसे छुपाने के लिए उसने कतई जहमत भी नहीं की। वाह, क्या कहने आपके, जबरदस्त। अच्छा हो तो आपकी बच्ची की बदौलत, बुरा हो तो मैं कसूरवार। असल जो उसे हंसता हुआ देख चुका था खूब लब तप कर दांत पीसते हुए बोला, हाँ ऐसा ही है। तुम क्यों डर रहे हो मेरे बच्ची से? उन्होंने मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। हाँ भाई, आपने वो रिक्शों के पीछे लिखा हुआ नहीं पढ़ा? मेहनत कर, हसद न कर, अबीरा ने आके पटपटाते हुए कहा। तो सभी हंस पड़े।
चले सब जल्दी से तैयार हो जाए, इस खुशी को सेलिब्रेट करने बाहर चल रहे। खाना भी बाहर ही किसी अच्छी सी जगह पर खाएंगे। उसने सारा प्रोग्राम बताया। याहू! अबीरा फौरन ही उसके गले में बाहें डालती लटकी थी। मरियम ने एक नजर उसे देखा, जो आज चेहरे पर नरम से तासरा सजाए, हंसता मुस्कुराता हुआ खुशबाज सा बहुत अच्छा लग रहा था। वो चुपके से दिल में उसके इस तरह हमेशा खुश रहने की दुआ कर गई। मैं पहले शुक्राने की नफिल पढ़ लूं, शैला साहबा कहती हुई उठी थी। इस बार पर पाक परवरदिगार ने उनके घर की खुशियां लौटा दी थी, उसका शुक्र अदा करना तो उन पर वाजिब था। हैदराबाद में मुकीम शैला साहबा की कजन की बेटी की शादी थी। इन सब का इरादा वहां जाने का था। मरियम ने भी खुशी खुशी तैयारी की थी। इनका इरादा शाम को अरसल के ऑफिस से आने के बाद निकलने का था, लेकिन जब अरसल ऑफिस से आया तो उसकी तबीयत नासाज थी। आंखें और चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो रहा था। इसलिए शैला साहबा ने अपनी रवानगी अगली सुबह को मौखिर कर दी। लेकिन अगली सुबह उसकी हालत और ज्यादा खराब थी। हल्की हल्की हरारत होने के साथ साथ छींकों से भी बुरा हाल था। शादी में शिरकत करना भी जरूरी थी। तभी कुछ सोचकर शैला साहबा ने तय किया, वो और अबीरा हैदराबाद चली जाती है, जबकि मरियम यहाँ अरसल के पास घर पर रह जाए। एक तरह से ये अच्छा भी था, इस बहाने इन दोनों को तन्हाई में वक्त गुजारने का मौका भी मिल जाता। वो जहां दीदा औरत थी, उन्हें बेखूबी अंदाजा था। शादी के एक महीना गुजर जाने के बाद भी अभी तक इन दोनों के दरमियान मियाँ बीवी वाला मोहब्बत से भरा फितरी ताल्लुक और रिश्ता इस्तवार नहीं हुआ था, बल्कि वो देख रही थी इन दोनों के अंदाज में एक दूजे के लिए बेगानगी और एक तकल्लुफ मौजूद था। वो बेसाख्तगी और अपनाइत जो नए शादीशुदा जोड़ों में शादी के शुरू के दिनों में पाई जाती है, वो इनके रिश्ते में मकफूत था। जाहिर है, जिन हालात से गुजरकर दोनों की शादी हुई थी, उन्हें ज़हनी तौर पर एक दूसरे को कबूल करने में वक्त तो लगना था, इसलिए उन्हें ये मौका गनीमत लगा। तभी वो उन्हें दानिस्ता तन्हाई फराम करने की गर्ज से अबीरा को साथ लेकर हैदराबाद चली गई। अरसल ने अपने एक दोस्त से, जिसका रेंट आकार का बिजनेस था, उन्हें हैदराबाद भिजवा दिया। मरियम, जो शादी में जाने के लिए खासी पुरजोश थी, दिल महसूस कर रह गई। उन्हें आज ही बीमार होना था। उसने जल कर सोचा और फिर किचन में चली आई। उसका इरादा किचन की तफसीली सफाई करने का था, सो इसी में जुट गई। जबकि वो लाउंज के सोफे पे विराजमान सुबह से टीवी देखने में मसरूफ था। हर 2 मिनट बाद वो जोरदार चीख मारता कि किचन में काम करती मरियम का दिल उछलकर हलक में आ जाता। टीवी स्क्रीन से नजरें हटाकर गाहे बगाहे वो किचन की जानिब भी देख रहा था, जहां वो काफी देर से घुसी हुई न जाने क्या कर रही थी। दोपहर का 1:30 बजने वाला था। हल्की हल्की भूख लगने के साथ साथ कॉफी की तलब शिद्दत से महसूस हो रही थी। वो टीवी ऑफ करता किचन में चला आया और बिखरे किचन को देखकर हैरान रह गया। कैबिनेट का सारा सामान शेल्फ पे रखा था और वो एक ऊंचे से स्टूल पर चढ़ी हुई गालिबन कैबिनेट की सफाई कर रही थी। ये क्या कर रही हो? ये एकदम किचन के दरवाजे पर आके बोला। अचानक अपने बेहद पास उसके जुकाम के बाज बाहरी होती आवाज सुनकर वो एकदम डर कर अपनी जगह पर उछली और छोटे से स्टूल पर तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए छलांग लगाकर बिल्कुल उसके कदमों के पास आकर गिरी। खुद को जमीन पर गिरने से बचाने के लिए उसने बेसाख्ता अरसल को बाजू से थामा। वो जो खुद भी ढीला सा खड़ा था, उसके वजन को सहार न सका और लड़खड़ा कर 2-3 कदम पीछे खिसकता चला गया। शुक्र है पीछे दीवार थी, जिससे उसकी कमर जा टकराई तो वो ये सिलसिला थमा, जो पहले भी एक मर्तबा इस तरह की सूरत पेश आ चुकी थी, जिसे सोचकर मरियम खिफत के मारे आंखें बंद किए खड़ी थी। या वहशत, क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों टक्करें मारती रहती हो? वो अपनी कमर सहलाता बदलिहाजी से बोला, तो फौरन आंखें खोलती पीछे हटी। तो अपने ध्यान में खड़ी थी, आपने अचानक आके मुझे डरा दिया। ये सब आपकी वजह से हुआ है। उसने मुद्दा फौरन उसके सर पे डाला। ये क्या फैला रखकर बैठी हो? भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो। उसे हल्की सी आंख दिखाते हुए कहा, साथ साथ चीखों का सिलसिला भी जारी है। खाने को तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मैं इस सब में कम मसरूफ हूँ। वो जार उलट पुलट कर करते मसरूफ से अंदाज में बोली, काफी के साथ कुछ बना दो, मुझे सर में दर्द हो रहा है। उसके साफ जवाब देने पे तब के बोला। दिल में गुस्सा भी आया। अजीब सी बेहस लड़की थी। इसकी तबीयत इतनी खराब थी और उसे एहसास ही नहीं था।
अच्छा मैं कॉफी के साथ सैंडविचेस बना देती हूँ। उसके इतने पास खड़े होते से अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। तभी उसे किचन में भेजने की खातिर जल्दी से बोली, फ्रिज की तरफ बढ़ गई। फ्रिज में से अंडे और दूध निकाल कर जरा सी गर्दन मोड़ कर देखा। वो अभी तक दरवाजे में मुस्तैद था। अभी तक यहीं खड़े हैं, अंदर आ जाए। वो साफ साफ उसे किचन से निकालने पर तुली थी। असल की आंखों में हैरत उतरी। इतनी जोर जोर से चीखें मारे मेरे हाथ से चीजें टूट कर गिर गिर के टूट जाएंगी। उसकी चीखों से खाइफ होती साफ गोई से बोली, अल्लाह अल्लाह, ये नाजुक मिजाजी लोगों की बीवी शोहर के पास रोकने के बहाने ढूंढती, और ये एक मेरी बीवी है जो साफ साफ दफा हो जाने का कह रही है। उसकी बात सुनकर उसने खुद जल भुनकर सोचा, झुंझुलाता हुआ बाहर निकल गया। अलबत्ता जाते जाते उसे गुस्से से भूनना नहीं भूला था। ये और बात है कि चेहरे पे गुस्से भरे तासुरात लाने के बावजूद उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में एक एक चीज सैंडविच और भाप उड़ाता हुआ कॉफी का मग लिए हाजिर थी। कॉफी पीकर सर के दर्द को कुछ सुकून मिला तो एक बार फिर स्पोर्ट्स चैनल लगाकर पूरी तरह टीवी में गुम हो गया। लेकिन तवज्जो बार बार किचन की तरफ जा रही थी, जहां वो मसरूफ अमल थी। 3 बजे के करीब वो नजरें झुकाए खामोशी से उसके पास से गुजरकर बेडरूम में चली गई। वो हस्बे साबिक लाउंज के सोफे पर नींद दराज था जब थोड़ी देर बाद वो शावर लेकर बाहर साफ सुथरे कबूलिये में बेडरूम से बरामद हुई। सुबह से कामों में लगी है, न जाने उसने कुछ खाया भी है या नहीं। अरसल का दिल चाहा उसे रोक कर पूछे, लेकिन फिर वही झिझक मारने आ गई, सो रुक गया। वो एक मर्तबा फिर किचन में जा चुकी थी, जबकि पूरी तवज्जो से टीवी देखते अरसल का अर्तकाज अब भटक चुका था। खाली घर, निकरी निकरी नई नवेली बीवी, उसका एहसास मलकियत बुरी तरह बेदार होने लगा। शादी के बाद आज पहली दफा दिल में अजीब अजीब से ख्वाहिशात ने सर उठाया था। वो उसकी कुर्बत पाने के लिए बुरी तरह पागल होते दिल को दुपट्टे से झटक कर टीवी की आवाज कुछ और बुलंद करता पूरे ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखने लगा। लेकिन ये तरकीब थोड़ी देर ही कारगर साबित हुई। कुछ देर बाद उसने बिला इख्तियार टीवी से नजरें हटाकर किचन की तरफ देखा, जहां से इश्तिहा इंगेज खाने की खुशबू आ रही थी। अब तो उसकी भूख भी चमकने लगी। वो अपनी कैफियत से परेशान हुआ, टीवी बंद करके आंखों पे बाजू रखकर लेट गया। वक्त गुजरने के साथ साथ ना सिर्फ बुखार की शिद्दत में इजाफा होते जा रहा था, बल्कि पूरा जिस्म दर्द की शिद्दत से टूटता हुआ महसूस हो रहा था। न जाने कितना वक्त गुजर गया। वो उन्नदगी सी कैफियत में था जब अपने नजदीक कदमों की आहट महसूस हुई। उसने बाजू आंखों पर रखे ही हल्की सी आंखें खोलकर देखा। वो उसके सिरहाने खड़ी थी, शायद उसे कुछ काम था। वो उससे कुछ कहना चाहती थी। चंद लम्हे खामोशी से खड़ी रही, फिर मधुर सी नरम आवाज में उसे पुकारा, सुने। उसने आंखों से बाजू हटाकर सवालिया अंदाज में आईब्रोज उचकाई, डॉक्टर के पास चले जाए। अरसल के दिल को तसल्ली हुई। शुक्र है इस ख्याल से ख्याल तो आया। सुबह से उसने एक बार भी उसकी तबीयत नहीं पूछी थी। अरसल कहीं बार सोच चुका था कि कैसी कठोर लड़की है, बीमार शोहर की कोई परवाह ही नहीं। मैं नहीं जा रहा, उसने बिलावजह नखरे दिखाया। चले जाते, खुदा ना खास्ता रात को तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो फिर। वो इंगलियां मरोड़ते मनमनाई, कह तो दिया मुझे नहीं जाना। उसके इसरार करने से खुशी तो हो रही थी, लेकिन अकड़ दिखानी भी जरूरी थी। उसके चेहरे पर मायूस किन तासरात नमूदार हुए। असल का इरादा मजीद मिन्नतें कराने का था, अभी ठीक से खुश भी नहीं हो पाया था जब उसके अगले जुमले से दिमाग भग से उड़ा था, जो कह रही थी, बना रही हूँ। सोचा था अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो भाई भाभी के लिए भिजवा दूंगी, उन दोनों की फेवरेट है। अब अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे तो उन्हें बिरयानी ही दे आए। मैं नहीं जा रहा, वो खुफुआ नजरों से उसे घूरता हुआ बोला। उसके तेवर देखकर वो जल्दी से खिसक गई, तो इसलिए ये मुझे डॉक्टर के पास भेजना जा रही थी। यहाँ मेरी हालत इतनी खराब हो रही है और इसे भाई भाभी के लिए बिरयानी भिजवाने की पड़ी है। उसने गुस्से से सोचा। काफी देर तक आंखों पर बाजू रख के बकता जगता रहा। बचपन से ही वो इकलौता लाडला होने के सबब सबकी भरपूर तवज्जो और प्यार समेटता आया था, लेकिन ये लड़की
اسے زبردست طریقے سے اگنور کرتی تھی۔ اس کے کسی اندازے سے نہیں لگتا تھا کہ ارسل اس کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، جبکہ ارسل کو خود سے اس کا لاپرواہی برتنا بری طرح کھلتا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ سوچ کر کڑ رہا تھا جب آدھے گھنٹے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ قدموں کی آہٹ سے ارسل اس کا اپنے پاس آنا محسوس کر گیا، تاہم سابقہ پوزیشن میں ہی لیٹا رہا۔ کھانا کھا لے، مدھم سی آواز میں بولی۔ نہیں کھانا مجھے، وہ آنکھوں سے بازو ہٹاتے فار کھانے والے انداز میں بولا۔ وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تو آرام سے بتا دے، اتنا چلا کیوں رہے؟ تھوک نکل کر آہستہ سے بولی اور تیزی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ اس کے انداز پر ارسل کو تو بھوچکا ہی رہ گیا، جس نے ایک کے بعد دوسری دفعہ اسے کھانے کے لیے کہنا گوارا نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر تک دل محسوس کر پڑا رہا، لیکن پھر پیٹ میں قل ہو اللہ پڑتی آنتوں اور گھر بھر میں پھیلی مزیدار پران بریانی کا اشتہا انگیز خوشبو سے دل للچایا تو خود ہی بے شرموں کی طرح اٹھ کر کچن میں چلا آیا، جہاں چھوٹی سی میز کے گرد 2 کرسیاں رکھی تھی۔ وہیں ایک کرسی پر بیٹھی وہ مزیدار بریانی سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ موبائل پر کوئی ڈرامہ بھی دیکھ رہی تھی۔ کھانا دو مجھے، اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے نروٹھے سے لہجے میں بولا۔ وہ فوراً ہی موبائل بند کرتی اپنی پلیٹ کھسکا کر اٹھی تھی۔ ارسل اسے دیکھتا چلا گیا۔ گیندا کلر کی لمبی سی قمیص اور آف وائٹ پاجامے میں ملبوس جارجٹ کا میچنگ بڑا سا دوپٹہ شانوں پہ بکھرا ہے۔ اپنے دھلے دھلائے میک اپ سے پاک چہرے اور جاذب نظر نقوش کے ساتھ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دل اس کی طرف ٹھمکنے لگا۔ اس کے چہرے کی ملاحت اور سادگی سے بلا پرکشش بناتی تھی۔ ارسل کی نظریں اس کی پشت پر بکھرے لمبے گھنے براؤن بالوں کے ڈھیلے ڈالے جوڑے پہ اٹکی تھی۔ جب وہ پلیٹ میں اس کے لیے کھانا نکال کر پلٹی، وہ فوراً ہی نگاہیں موڑ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے حلق سے زوردار چیخ نما آواز برآمد ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرت سے اپنے سامنے رکھے کھانے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ یخنی والا دلیا، آپ کا پرہیزی کھانا ہے۔ اس کا سوال سمجھ نہ آیا، جب ہی وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ سارے دن کا بھوکا ہوں میں، اور اب یہ دلیا کھاؤں گا؟ وہ آنکھیں نکال کر اس پر گررایا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کی بریانی کی پلیٹ اپنے آگے کر گیا۔ لیکن آپ کی طبیعت خراب؟ اسے اپنی پلیٹ اور اپنے چھوٹے چمچ سے بریانی کھاتا دیکھ وہ ہوش میں آئی اور کہنا چاہا، لیکن اس کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا تھا جب بالکل خاموش۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک دم آگے ہوتا اس کے نرم گداز لبوں پر اپنی پرحدت انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا گیا۔ آج تم نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، سنجیدگی سے کہہ کر بریانی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اپنے لبوں پر اس کی انگلی محسوس کر کے وہ بری طرح جھیپ کر رہ گیا۔ میں نے بھلا کب انہیں پریشان کیا؟ میں تو سارا دن کچن میں ہی لگی رہی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن پوچھ نہ سکی، اور کرسی کھسکاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہے؟ اور بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ اس کے اٹھتے ہی اس نے کہا، میں کھا چکی ہوں۔ وہ آہستہ سے کہہ کر باہر جانے لگی، لیکن وہ کلائی سے تھام کر روک گیا۔ مریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ادھر بیٹھو، آنکھ سے اشارہ کرتا سختی سے بولا۔ اس کے انداز میں کچھ تھا کہ وہ مزید انکار نہ کر سکی اور کرسی پر ٹک گئی۔ منہ کھولو، وہ اس کے آگے بریانی کا چمچہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ اس کی اتنی عنایت پر ہونک ہوئی، اسے دیکھتی چلی گئی، پھر اس کے دوبارہ اشارہ کرنے پہ بے اختیار ہلکا سا منہ کھول گیا۔ وہ اسی طرح اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی کھانا کھلاتا رہا۔ مریم سر جھکائے بیٹھی خاموشی سے کھاتی چلی گئی۔ حلق میں نہ جانے کیوں آنسوؤں کا گولا اٹک رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے بھائی، میں 1-2 دن میں چکر لگانے کا سوچ ہی رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد اپنے ماں جائے کو سامنے دیکھ کر اس کی زبانی شکوہ سن کر اس کی آنکھ بھر آئی۔ حلق میں آنسوؤں کا کڑوا سا گولا اٹک رہا تھا، جسے نیچے کرتی وہ زبردستی سا مسکرا کر بولی، چکر لگانے کیوں؟ کبھی رکنے بھی آؤ نا مریم، تم تو بالکل ہی پرائی ہو گئی۔ خالہ بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہے، اس مرتبہ الوینا نے کہا۔ وہ محض سر ہلا گئی۔
ایسا نہیں تھا کہ اس کے میکے جانے پہ کوئی پابندی تھی، بس ارسل کا لیا دیا انداز اور سنجیدہ رویہ دیکھ کر دل چاہنے کے باوجود کبھی اس کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ اس سے میکے جانے کی اجازت لے سکے۔ حالانکہ شیلا صاحبہ نے ایک دو مرتبہ اسے کہا بھی تھا کہ وہ ارسل سے پوچھ کر میکے رہ آئے، لیکن ارسل سے اجازت لینے کا مشکل مرحلہ کون سا انجام دیتا ہے، تو وہ ٹال گئی۔ مریم، تم تابش کے ساتھ گھر چلی جاؤ بیٹا، الوینا کے یہاں آنے سے حمیرہ بھی اکیلی ہوں گی، تمہارے جانے سے اچھا ہے اس کے ابھی دل لگ جائے گا۔ شیلا صاحبہ جو داماد کے سامنے سخت شرمندگی محسوس کر رہی تھی، فوراً ہی پروگرام سیٹ کر گئی۔ خالہ، اس طرح وہ ناراض نہ ہو، میں نے تو ان سے تو پوچھا ہی نہیں، اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ تو اس میں کیا مسئلہ ہے، فون کر کے پوچھ لو ارسل سے، الوینا نے فوراً ہی حل پیش کیا۔ نہیں، میں پھر کبھی چلی جاؤں گی، ابھی آپ آئی ہے، اچھا نہیں لگتا میں آپ پر گھر چھوڑ کر چلی جاؤں، اس نے ذمہ داری سے کہا۔ جہاں تابش اپنی بہن کی سمجھداری پہ بھرپور مسکرا، وہیں شیلا صاحبہ کو بھی اپنے انتخاب پر فخر محسوس ہوا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تمہیں ٹھیک لگے، تابش نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بات سمیٹی۔ مریم، تم چلی جاؤ بیٹا، ایک دو دن رہ آؤ، ارسل سے میں بات کر لوں گی۔ شیلا صاحبہ کو بہت برا لگ رہا تھا، وہ سب کا کتنا خیال رکھتی تھی، تو بدلے میں ان لوگوں کا بھی فرض بنتا تھا اس کے جذبات کا خیال رکھے۔ تبھی فیصلے کن لہجے میں بولی۔ لیکن خالہ، اس نے لب چباتے کچھ کہنا چاہا، لیکن کچھ نہیں، بس جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ، جب تک میں تابش بیٹے کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، وہ پیار سے بولی۔ نہیں خالہ، کوئی تکلف نہ کرے، ہم ابھی ناشتہ کر کے آئے ہیں۔ مریم بیٹا، بس 5 منٹ میں آؤ، تمہیں گھر چھوڑ کر میں نے حیدرآباد کے لیے نکلنا ہے، وہ پہلے شیلا صاحبہ سے بولا، پھر اسے کہا تو سر ہلاتی جلدی سے اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ میکے جانے کا تو اس کے دل میں مچل رہا تھا۔ شام کو وہ آفس سے گھر آیا تو لاؤنج میں خوب رونق لگی تھی، آپی آئی ہوئی تھی، وہ سلام کر کے امی اور آپی کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا، ساتھ ہی ادھر ادھر متلاشی نظر دوڑائے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، نہ ہی کہیں سے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر زریش کے گود میں بٹھاتا آپی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ جاؤ بیٹا، کپڑے تبدیل کر کے فریش ہو جاؤ، جب تک بہن چائے بنا دیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد شیلا صاحبہ نے کہا، مریم کہاں ہے؟ ان کی بات پر حیران ہوتا وہ خود کو پوچھنے سے روک نہ پایا۔ وہ روزانہ آفس سے واپسی پر وہیں اسے گرما گرم چائے کا کپ کھانے کے لیے کچھ ہلکا پھلکا پیش کرتی تھی، اور اب اس 1.5 مہینے کے عرصے میں تو وہ اس کے ہاتھ کے ذائقے اور اس روٹین کا بری طرح عادی ہو گیا تھا۔ وہ میکے گئی ہے، شیلا صاحبہ نے کہا تو اس کی پیشانی پہ فوراً بل پڑے۔ کیوں؟ اس نے خردرے لہجے میں دریافت کیا۔ کیوں کا کیا مطلب؟ کیوں جاتے ہیں میکے؟ تمہاری بہن بھی تو آتی ہے، اس طرح وہ بھی چلی گئی۔ شیلا صاحبہ نے اس کی چڑی تیورہ دیکھ کر فوراً اس کی طبیعت صاف کی۔ یہ کیا طریقہ ہے میکے جانے کا؟ اور ایسی کیا ایمرجنسی ہو گئی تھی وہاں جو وہ مجھ سے اجازت لینا تو درگرا بتائے بغیر ہی وہاں دوڑی چلی گئی؟ وہ ابھی بھی ناگواری سے بولا۔ ارسل، فضول نہ بولو، جب سے شادی ہوئی وہ بیچاری تو ایک دو مرتبہ صرف چند گھنٹوں کے لیے ہی میکے آئی ہے، وہ تو آج بھی منع کر رہی تھی، امی نے ہی زبردستی اسے بھیجا۔ الوینا نے اسے آنکھیں دکھائی۔ صحیح کہہ رہی ہے الوینا، مجھے تو خود عمیرہ اور تابش کے سامنے بہت شرمندگی ہوتی ہے، وہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے، ہم لوگ تو ان کی بیٹی پر قبضہ ہی جما کر بیٹھ گئے۔ شیلا صاحبہ نے بھی کہا، قبضہ جمانے کی کیا بات ہے، شادی کی ہی ہے انہوں نے اپنی بیٹی کی، اگر اتنا ہی پاس رکھنے کا شوق تھا تو شادی نہ کرتے، رکھتے اپنے پاس۔ بندے اچکاتا لاپرواہی سے بولا۔ بس بکواس کروا لو تم سے، شیلا صاحبہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ رکھے شوق سے اپنی بیٹی کو، وہ نہوا سے سر جھٹک کر بڑبڑاتا ہوا فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ کیا مصیبت ہے یار، اس نے سخت جھنجھلاہٹ کے عالم میں تکیے پر سر پٹکا۔ رات کا 1 بجنے کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، ذہن مختلف سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد دھیان کا پنچھی بھٹک کر اس دشمن جان کی طرف جائے جا رہا تھا جو اسے بری طرح یاد آ رہی تھی۔ اس کا زور سے ہنسنا، گھبرا کے انگلیاں مروڑنا، لب چبانا، اس کی بڑی بڑی براؤن آنکھیں، بھوری خمدار زلفیں، شرم سے اٹھتی گرتی پلکیں، کیا کیا یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، مگر نیند سنوز آنکھوں سے غائب۔ ایک اس کے کمرے میں نہ ہونے سے آج اسے اپنا ہی کمرہ ہی الگ لگ رہا تھا۔ وہ اپنی کیفیت سے خود عاجز آتا اٹھ کر بیٹھا، سائیڈ لیمپ جلا کر چند منٹ تک دونوں ہاتھ اپنے بالوں میں پھنسا کر بیٹھا رہا۔
उस लम्हे उसे वो अदराक हुआ वो लड़की उसे बुरी तरह अपना आदी बना चुकी है और बिलाशुबा आदत मोहब्बत से भी ज्यादा जानलेवा हो जाती है। उसकी ये कैफियत शाम से ही थी, उसके बगैर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसके हाथ का जायका ऐसा ज़बान को लगा था कि वो आज अबीरा की बनाई गई चाय के बस चंद घूंट ही ले सका। खाने खाने के बैठा तो गोया भूख ही उड़ गई थी। बराए नाम खाना खाकर वो अपने कमरे में बंद हो चुका था। कमरे में आकर भी उसकी बेचैनी कम नहीं, बल्कि हालत और खराब हो गई थी। कमरे में फैली उसकी मखसूस खुशबू है, जगह जगह रखी उसकी रोजमर्रा इस्तेमाल की ढेरों चीजें, बैठ कर तकिए के पास रखा उसका सुर्ख दुपट्टा जो उसने सुबह ओढ़ा हुआ था, सब कुछ उसे तरन्नुम वजूद की याद दिला रहा था। वो सर झटकता वार्डरोब खोलकर अपना नाइट सूट लेने लगा तो उसके कितने ही सूट अपने कपड़ों के साथ लटके नजर आए। वॉशरूम के बाहर उसके पड़े बड़े सारे स्लीपर्स के साथ उसकी गुलाबी फूलों वाली नाजुक सी चप्पल भी रखी थी। वॉशरूम में आया तो अंदर रखा उसका फेस वॉश, टूथब्रश, टॉवल रखा था। वो नजरें चुराता फ्रेश होकर बाहर आ गया। ड्रेसिंग टेबल के सामने बालों पे ब्रश करते उसका हेयर ब्रश के कैचेस, उसके हैंड बैंड, क्या क्या कुछ ना था। वो किस किस चीज से नजरें चुराता, जगह जगह उसके वजूद का एहसास दिलाती ये चीजें उसे बुरी तरह परेशान कर रही थी। वो तो कमरे में न होने हुए भी हर जगह मौजूद थी। ऐसा लगता था बाहर अभी बाहर से आ जाएंगी। वो एक मर्तबा फिर बिस्तर पे दराज हुआ, बराबर में रखा उस साहिरा का तकिया उठाकर सीने में भींचता एक गहरी सांस भरकर के तकिए से आती उसके बालों की दिल फरेब खुशबू अपनी सांसों को महका हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर रखी, अपनी और उसकी तस्वीर उठा गया। उसके एक एक नक्श को नजरों के रास्ते दिल में उतारते कब नींद की वादियों में उतरा उसे पता भी न चला। फजर के वक्त अलार्म की चिंगारती आवाज पर उसकी आंखें फट से खुली, हवास बेदार हुए। खुद की पोजीशन देखी तो लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई और उसका तकिया फोटो फ्रेम वापस उसकी जगह पर रखता बालों में हाथ फेरता उठ खड़ा हुआ। चले जी, आज की किस्त यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली किस्त के साथ जल्द ही। लेकिन जाने से पहले आप सबसे गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और लाइक शेयर जरूर करिए और कोई अच्छा अच्छा प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना ताकि और ही हौसला अफजाई हो। चलिए